सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे देखें, आपको मेरा नाम शो हो रहा होगा और यहाँ पे सीजीपी के पोर्शन में आकर देखें तो आपको सीजीपी शो हो रही होगी। अगर आप लोग भी अभी तक कंफ्यूज हो और आपको ये भी नहीं पता कि तैयारी करनी कैसे है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप किस तरह से एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो आप आए हो सही जगह पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप किस तरह से आसान तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको पेपर नहीं भी आता फिर भी टेंशन नहीं है, आप अटैम्प्ट उसको अगर सही करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वो भी आपको तरीका इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल्ड वीडियो एक एक चीज़ मैं शेयर करने लगा हूं, आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर। मैं हूं मोहम्मद जमान और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना ताकि मजीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप मेरा होता है वो ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट हो मेरा, जब भी मैं उसको तैयार करना स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने एलएमएस में उस सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट में जाता हूँ और अनाउंसमेंट में सिर्फ दो चीज़ें चेक करता हूँ कि मेरे उस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप सही से तैयारी उसकी कर सकोगे, उसके हिसाब से कर सकोगे। ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट पेपर पैटर्न्स है हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स में डिफरेंट पेपर पैटर्न्स हैं, तो मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न बताने लगा हूँ। आपने इस चीज़ को लाजमी नोट डाउन करना है अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में जाके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला पेपर पैटर्न हमारे पास आता है वो इस टाइप का है, जिसमें हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, एमसीक्यूज पोर्शन भी और सब्जेक्टिव पोर्शन भी। ठीक है, एमसीक्यूज पोर्शन अगर हमारे पास आता है तो उसमें हमारे पास टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है, यानी कि ये 40 एमसीक्यूज है जिनमें से हमने 33 अटैम्प्ट करने, यानी कि वो लाजमी अटैम्प्टेड होने चाहिए और राइट होने चाहिए, जिनके जो मार्क्स हैं वो कितने 33 मार्क्स हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 7 एमसीक्यूज़ की चॉइस दी गई है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपका कोई भी पेपर पैटर्न है, चाहे आपको 40 एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं चाहे आपको 90 मिल रहे हैं, आपने अटैम्प्ट सारे ही करने, एक भी आपने नहीं छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, समझ आ रही मेरी। उसके बाद अब बात करते हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं, 6 आते हैं, जिनमें से आपने 4 लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं और जो 2 हैं उनकी आपको चॉइस दी जाती है, वो आप अटैम्प्ट करो ना करो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, बेस्ट यही होता है कि अगर आपको सही से आते हैं तो अटैम्प्ट करो, नहीं आते तो दफ़ा करो, छोड़ो उनको। जो सही आते हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करो। ठीक है, और इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 होते हैं, जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक की आपको चॉइस होती है, जो आपको नहीं आता उसको दफ़ा करो, छोड़ो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब्जेक्टिव पोर्शन के अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करो तो ये आपके पास 27 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, 27, और जो एमसीक्यू मार्क्स बनते हैं वो 33 बनते हैं और टोटल जो है वो 60 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे गौर, एक चीज़ आपने किया होगा, नोट किया होगा कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं और बहुत ही ऑथेंटिक मार्क्स हैं। मुझे पता है कि मैं अगर एमसीक्यूज़ को फुल अच्छे से प्रिपेयर करूँ तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं, मैं पास भी इजीली हो सकता हूँ और अच्छे मार्क्स भी ले सकता हूँ। तो ये एक पॉइंट है जो आपने नोट रखना है कि आपकी जो ज़्यादा फोकस है वो एमसीक्यूज़ पर भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव को रटने से सारा कुछ नहीं होने वाला, एमसीक्यूज़ आपको आने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल भी होते हैं और लाइन बाय लाइन आपके हैंडआउट से भी होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास पेपर पैटर्न दिया गया है वो इसमें काफ़ी बड़ी चेंजिंग हुई है, जो कि आप लोगों में से मोस्टली को नहीं पता होगा, मैं बताता चलूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पेपर पैटर्न है उन तमाम सब्जेक्ट्स का जिनका पेपर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस होगा, जिसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। ये वो पेपर है, इसमें आपका CSO11 है, इस्लामियात है, MGT है, पाक 301 है। ठीक है, जितने भी हैं मैं जो गिने हैं ना, इन पे मेरी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, एक एक वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी वो बात बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताता चलूँ, आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज़ आएंगे ना वो कितने आएंगे, 90 आएंगे, जिनमें से आपने 80 एमसीक्यूज़ लाजमी अटैम्प्ट करने हैं और 80 मार्क्स ही आपके काउंट होंगे। और जो 10 एमसीक्यूज़ होंगे ना उनकी आपको चॉइस है, अगर रॉन्ग भी हो जाते हैं, दफ़ा हो जाए, कोई इशू नहीं होगा, हमें चाहिए सिर्फ 80 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे जैसे मैं बताऊंगा तो आपके यहाँ पे 80 पे 80 आ सकते हैं, क्योंकि मिड में जैसे मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है उनके वैसे के वैसे ही आए, फुल मार्क्स आए हुए हैं। हालांकि CSO11 के अंदर इतना टफ सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के फुल मार्क्स आए हुए हैं ड्यू टू
बेटर ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे मेन चीज़ आ जाती है सिलेबस, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेपर पैटर्न था बताया है, सिलेबस आपने लाजमी काउंट डाउन कर लेना है। मोस्टली सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, मिड टर्म वाले पोर्शन से आगे है। मिड टर्म वाला जो पोर्शन था उसको छोड़ के जो आगे है वही है, उसी पे फोकस होना चाहिए आपका। लेकिन यहाँ पे जैसे मेरा सब्जेक्ट है ये ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मिड टर्म सिलेबस और फाइनल टर्म सिलेबस, यानी कि पेपर जो मिड टर्म सिलेबस से 25% आएगा और फाइनल टर्म के सिलेबस से 75% आएगा। तो आपने पहले घबराना नहीं है, मिड टर्म का जो सिलेबस है उसको दफ़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। फाइनल टर्म का जो सिलेबस है उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन जो मैथ 100 है उसमें अगर आप जाओ तो उसमें जो फाइनल टर्म का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा उसमें उन्होंने मिड टर्म वाले पोर्शन जो चैप्टर्स थे उन्हीं का रिव्यू किया हुआ है, उन्हीं के एक्सरसाइजेज वहीं पे सॉल्व की हुई है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। जिसका मिड टर्म का सिलेबस के साथ तल्लक हो वो लाजमी करना, अदरवाइज मोस्टली सब्जेक्ट उनका आपने मिड टर्म सिलेबस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म का सिलेबस करना है। अब आप पूछोगे कि ये जो 25% था इसका फिर अचार डालेंगे, तो इसका अचार इस तरह डालेंगे हम कि आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनल की जो पुरानी फाइल्स होंगी उन पर फोकस करना है, यानी कि ये बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी उन सब्जेक्ट्स के लिए है। बाकी जितने भी मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये वाला रूल नहीं है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म के सिलेबस पे फोकस करना है और फाइनल टर्म की जो पुरानी फाइल्स होंगी उन पे फोकस करना है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो पहला पॉइंट है ये क्लियर हो चुका होगा, जो की है आपकी पूरी कामयाबी की, कि आपको पेपर पैटर्न पता चल गया, उसके बाद आपको सिलेबस पता चल गया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, अब आप उसको तैयार कैसे करोगे, ठीक है। अभी बात करने लगा हूँ मैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप तैयारी कैसे करोगे। गौर से सुनना है, बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको लाइव दिखाऊंगा अभी कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ जो आपको मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका आप लोगों ने आंसर देना है कि आपका जो मिड टर्म का पेपर था, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनका पेपर कैसा आया था, उनका क्या पेपर मिड टर्म यानी कि जो करंट पेपर्स हो रहे थे क्या उनसे आया था, क्या वो हैंडआउट से था, क्या वो शॉर्ट लेक्चर से था, क्या वो हाईलाइटेड हैंडआउट से था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से था, क्या वो सिर्फ और सिर्फ फाइल करने से हो गया था और उसमें आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पता है तो डन, आपका यहाँ पे आधी तैयारी हो गई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि उसका जो पेपर है वो कैसा आया था, अभी कैसा आएगा। मिड टर्म में जैसा भी आपका पेपर आया था, लाइक आप लोगों को पता है कि जो इस्लामियात है उसका जो पेपर था वो सारा हैंड आउट से आया था। जो जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में से आया था, ठीक है। मोस्टली पेपर 80 to 90% वहाँ से कवर हो गया था और जो लोगों ने लिए हैं लेक्चर्स उनको पता है। इसी तरह इस्लाम CSO 11 का मैंने बताया कि मेरे हाईलाइटेड हैंड आउट्स करने हैं और शॉर्ट लेक्चर्स करने हैं, डन। लोगों ने किए, फुल मार्क्स आए हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें उन्होंने शेयर किए अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी जैसे ही आपने तब तैयारी की थी वैसे सेम प्रोसेस के साथ आपने अभी भी तैयारी करनी है अपनी फाइनल टर्म की। आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का पेपर हैंडआउट से आएगा, आपने हैंडआउट्स को पिक करना है, ये नहीं है कि फाइल्स के पीछे दौड़ जाना। अगर आपको पता है कि फाइल से आया था अभी भी आपने साथ में फाइल्स को भी करना है और हैंडआउट्स को भी करना है, ठीक है। ये सबसे पहला मेथड है। इसको आप लोग बोलोगे कि ये हमें हवा में बातें छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ अपने PC के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। यहाँ पे देखें फर्स्ट सेमेस्टर मेरा डन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ चल रहा है। आगे आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा है 6th 7th एंड 8, यानी कि अभी मेरे ये स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। 6th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, 7th और 8 अभी रहता है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने अपना मटेरियल इकट्ठा करके रखा हुआ है कि फ़लाँ सब्जेक्ट, ये देखें फ़लाँ सब्जेक्ट के अंदर फ़लाँ पेपर आया था, कैसे आया था, कौन सी फाइल से आया था, सारा कुछ इसके अंदर। अगर कोई क्विज़ मैं करता हूँ तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये क्या होता है भला, ये बोलता हूँ मैं इसको ऑब्जर्वेशन एंड फ्यूचर थिंकिंग आप कह सकते हो, फ्यूचर प्रिपरेशन आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही होता है कि मुझे पता होता है कि फ़लाँ सब्जेक्ट का पेपर इस तरह आना है, तो फिर मैं उसको उस तरह ही तैयार करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी आधी जो सब्जेक्ट की तैयारी है ना वो डन हो जाती है, आधी तैयारी आपकी डन है, ठीक है। अब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका आपको नहीं पता कि पेपर कैसा आया है, कैसे आएगा, ठीक है, तो आपने सिंपल टेंशन नहीं लेनी, यूट्यूब पे आना, यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया हुआ है ना, इस्लामिया 202 फाइनल टर्म कैसे तैयार करें बाय स्टूडेंट इन्फो 5, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने बताया हुआ, तो आप जहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, जब आप सर्च करोगे आपके पास रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। टॉप पे आपको मेरी
प्लेलिस्ट मिल रही है, ये करंट प्लेलिस्ट है, और नीचे आपको मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट मिल रही है। ये तब की है जब सिलेबस चेंज, यानी कि ओल्ड सिलेबस था, अब ये चेंज हो चुका है। और ऊपर वाली जो आपको शो हो रही है सबसे पहली वीडियो, उसको आपने देख लेना है, ठीक है। इस एक वीडियो से देखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि यार इस सब्जेक्ट का ना इस तरह से आएगा, अगर मैं इस तरह से तैयार करूँ ना तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इस तरह से अगर आप उसको लेके चलोगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसके शॉर्ट लेक्चर्स लेने, या इसकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट करूँ तो हो जाएगा, या करंट पेपर्स लूँ तो हो जाएगा, या इफेक्टिव फाइल्स करूँ। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ जिनका मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएँ तो हमारे चैनल पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो इस्लामियात है उसकी वीडियो बन गई है, पार्ट 301 की बन चुकी है, CS 201 की बन चुकी है। नीचे देखें तो फिज़िक्स की मैंने बना ली है, इसी तरह CSO 11 की भी बना ली है। अभी इंग्लिश 11, इंग्लिश 201, 301 इनकी भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आता है पेपर। सिंपल, डन। अच्छा, अब भाई आपको पता चल गया है कि आपके पेपर जो है ना वो कैसा आएगा। नहीं पता चला ना तो बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। करंट पेपर्स पे बात करेंगे, और ये एक रीढ़ की हड्डी रखती है, आपके फाइनल टर्म हो या मिड टर्म हो, ठीक है। इस एक चीज़ से आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो कि उसका पेपर कैसा आएगा। अब ये कैसे आप करोगे, आपने सिंपल यूट्यूब पे आना है, और यूट्यूब पे जहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अगर आप देखें इस्लाम या 202 फाइनल टर्म करंट पेपर्स, या आप यहाँ पे CSO 11 की एग्जांपल ले सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, और डन करो और इंटर करो, सर्च करो, पता चलेगा आपको कुछ वीडियोस मिलेगी जो कि करंट पेपर्स पे होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप देखो टॉप पे आपको मेरी एक वीडियो शो हो रही है, 11 मंथ पहले की वीडियो है, फाइनल टर्म करंट पेपर्स 2023, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका जो सिलेबस है, और वो मैं पहले बताया था कि सिलेबस की कितनी अहमियत है, सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं है तो फिर बेस्ट है, डन है, आप इजीली उसको प्रिपेयर करें, कोई टेंशन ही नहीं है। तो CS की ये वाली वीडियो जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका क्या है कि सिलेबस चेंज नहीं हुए, सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। पेपर पैटर्न से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हमें मेन चीज़ क्या ढूंढनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आप 2 डिफरेंट वीडियोस देख लीजिएगा। जब आप 2 डिफरेंट वीडियोस देखेंगे ना तो उनमें आपको यहाँ पे 2 चीज़ें शो होंगी, 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहली क्या होगी, आपको पता चलेगा कि फ़लाँ टॉपिक से पेपर ज़्यादा आ रहा है, जो कि आपके क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह जब आप उनको देखोगे, कुछ स्टूडेंट की गाइडलाइंस लोगे, ग्रुप में भी आपने मैसेज करना है ना, या ग्रुप में जो स्टूडेंट करंट पेपर शेयर करते हैं उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि जनाब फ़लाँ फाइल से हमारा पेपर आया था, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और बंदा बोल रहा है कि जनाब ये वाली फ़ाइल है, इसको आपने करना है, इससे पेपर आ रहा है। तो वो फाइल्स क्या होंगी, इफ़ेक्टिव फाइल्स होंगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप इन 2 चीज़ों को करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अभी मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूँ, ठीक है, मैं अपनी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें 6th सेमेस्टर है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको पिछले सेमेस्टर की बात दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आए ना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जू 405 है ना, तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको मेरा पेपर शो हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने खुद बनाया था, ठीक है। पेपर यानी कि मैं खुद बना लेता हूँ, जितने भी करंट पेपर हो रहे होते हैं ना उनको एक फ़ाइल में कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फाइल में कलेक्ट करने के बाद उनको मैं ना ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs फॉर फाइनल टर्म, जितने भी करंट MCQs मुझे देखने को मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने सब्जेक्ट के, उसको मैं MS वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उनको सॉल्व करता हूँ, उन्हीं को तैयार करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करता हूँ। मुझे पता होता है कि वो पेपर में आएंगे ही आएंगे, और उस वजह से क्या होता है कि पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। यार इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ आ गई है कि शॉर्ट टाइम में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अभी एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जिनके पास टाइम ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं स्टडी की, तो वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर्स को, कैसे तैयारी कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सबसे पहली जो चीज़ बताने लगा हूँ वो वही है करंट पेपर्स, ठीक है। अगर आपको आपने हाईलाइटेड हैंड आउट नहीं पढ़े, शॉर्ट लेक्चर नहीं लिए, कुछ नहीं किया, ठीक है, आपकी ज़ीरो तैयारी है, जॉब होल्डर्स हजरात जो हैं उनके लिए स्पेशल है ये चीज़। तो आपने क्या करना है, करंट पेपर्स करने हैं। करंट पेपर्स जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है ना पहले करके, कि आपको अगर करंट पेपर्स फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपके पास टाइम है और आपको करंट पेपर्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया, ये अभी के तो नहीं ना आए ना, ठीक है, ये अभी के तो नहीं आए ना, ये 11 मंथ पहले की वीडियो है, ये 5 मंथ पहले की वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियोस देखने से आपको क्या आइडिया होगा, वही अगेन चीज़ कि आपको पता होगा कि फ़लाँ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने करने हैं, फ़लाँ फाइल्स
करूं तो मेरा पेपर हो सकता है। ये वो बेस्ट मेथड है जिससे आप शॉर्ट टर्म के अंदर तैयारी कर सकते हो। और अगर आप, क्योंकि जॉब होल्डर हजरात ने सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है, उनको CGPA से इफेक्ट नहीं होता, तो उनके लिए ये स्पेशल चीज़ है कि अगर इससे आप करते हो तो आप इजीली पास हो सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं अटैम्प्ट करने के दौरान जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ जो कि आपको जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे ना तब आपने करनी है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं बताने वाली जो कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर मैं आपको आता हूँ और यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखना है, नेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। यहाँ पे मेक योर डेट शीट पे हम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक व्यू ओट्स, ठीक है, व्यू TES के नाम से आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्यू एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। इसका टेक डेमो पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इसका डेमो आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से आपके एग्ज़ाम में होगा। ये वो तमाम मेथड है, सेम आपके वहाँ पे जो होगा वहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे स्टार्ट डेमो में आप आओ, यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आपने ऊपर अपनी ID लिखनी होती है, नीचे पासवर्ड जो होता है ना आपका, वो होता है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे होता है, ठीक है। बाद क्या करते हैं लोग वहाँ पे अपना LMS वाला पासवर्ड लगाना शुरू कर देते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ, ठीक है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ जनाब के वहाँ पे आपने अपना, ठीक है, यानी कि अपना पासवर्ड लगाना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर होगा, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर मुबनी एक चीज़ आ जाएगी और साथ ही आपका जो टाइमर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का गौर करना है आपने, आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो 10-15 मिनट पहले जाओ। अगर आप सिर्फ 15 मिनट लेट होते हो, ठीक है, लाइक आपका पेपर शुरू हुआ है 12 बजे और आप 12:16 पर गए हो, आपका पेपर कैंसिल है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है लॉगिन करने के लिए। यहाँ तक मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शो कर रहा हूँ। अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो आपका पेपर तो ग्यू, ठीक है, ठाकुर तो ग्यू। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जनाब आपका जो पेपर है ना उसके अंदर इस तरह का टाइम है, यानी कि जहाँ जैसे यहाँ पे 60 मिनट का टाइम बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप फ़लाँ सॉफ्टवेयर जो है ना वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप फ़लाँ सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो और सारा कुछ। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा था ना, यहाँ पे उन्होंने साफ बताया हुआ है कि डू नॉट लीव द एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर आइडल फॉर मोर देन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट तक इसको ऐसे ही बेकार खाली ना छोड़ो। यानी कि ऐसे आप अगर पेपर दे रहे हो, ठीक है, पेपर आप दे रहे हो, आपने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद अगर 15 मिनट तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करते तो तब भी आपका वो अकाउंट जो ना वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जहां तक आपने जो पेपर किया होगा वही आप किया है वही सेव होगा, उससे आगे आप नहीं कर सकते हो। ये भी एक इफ़ेक्ट है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मुझे भी, यानी कि एक स्टूडेंट मेरे साथ जो थे वहाँ पे कैंपस के अंदर, कि उसका जो है ना वो लॉक हो गया। तो बाद में मुझे ये पता चला कि इसको जनाब 15 मिनट अगर आप खाली छोड़ दोगे ना, यानी कि उस पर कोई वर्क नहीं करोगे तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, अलाउड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, अलाउड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउड हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, सारा कुछ है। और कौन सा नहीं है वो भी ये बता देते हैं कि सिस्टम कैलकुलेटर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउड नहीं है, आपने ओपन नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट इधर आपको यहाँ पे नीचे टिक करना है। सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन है, आप इनको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने सिंपल पता है क्या करना है, स्टार्ट पेपर पर क्लिक करना है। अभी मेन मुद्दे की बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम गुजारना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 15 मिनट लेट होते हो तो आपका पेपर तो ग्यू। अभी यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये एक MCQs आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये MCQs आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, और सारा कुछ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ये आपका क्वेश्चन और MCQs है, ये उसके ऑप्शंस हैं। जो भी आप एक सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ रिलेबिलिटी को, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन एंड पे शो हो रहा होता है सब्ज़ कलर से, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है। आपने सबसे पहले जो आपको अच्छे से पेपर, यानी कि जो अच्छे से आपको क्विज़ आते हैं ना उनको आपने करना है, और जो नहीं आता उसको सिंपल ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर करते जाना है। जो नहीं आता उसको छोड़ते जाना है। उसके लिए फिर आपने करना क्या, ये सिर्फ आपका टाइम बचेगा इससे, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है।
कि जो आपको एमसीक्यूज़ आते हैं वो कर लेने हैं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ते जाना है। लाइक दूसरा एमसीक्यूज़ ये है, मुझे नहीं आता है, मैं तीसरे पे चला जाता हूँ और तीसरे पे जाने के बाद मैं उसको अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है, और आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। और मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, चौथे पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की होगी, यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे समरी के नीचे आप देख रहे हैं 1 ग्रीन टिक है, 2 खाली है, तीसरा ग्रीन टिक है, चौथे पे मैं मौजूद हूँ। तो ये 2 वाला जो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खाली शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने अटैम्प्ट अभी तक नहीं किया। सिंपल है, इसको हम बाद में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप रैंडमली जो भी आप क्वेश्चन पे जाना चाहें, आप इधर उस पर क्लिक करके, जैसे मैं जाना चाहता हूँ 26 पे, तो मैं क्लिक करूँगा, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जनाब, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जब आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ, गौर से सुनना है। आपको नहीं भी आता फिर भी मज़ा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो, ठीक है, और नीचे आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। और आपके पास ये वाले टूल्स दिए गए हैं, सम टूल्स, जिनको आप यूज़ करके अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकते हो, और वही तो हमने करना है। आपने करना क्या है, अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपने उसको छोड़ देना है और आगे चले जाना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 6 हैं, उनमें से आप 3 यानी कि 2 छोड़ सकते हो, 4 आपने करने हैं। इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं, 1 आप छोड़ सकते हो, 3 आपने करने हैं। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे मज़े की बताऊँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको नहीं आता तो आपने करना क्या है, ठीक है। आपने उसको यानी कि अब यहाँ पे बेनिफिट वो बता रहा है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आंसर लिखने वाली जगह पे। यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो इस तरह से, या आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो बड़ी सी कि बेनिफिट्स ऑफ स्क्रोल बार, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे देखते हैं आता है या नहीं आता, ठीक है, आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको आपने अच्छी सी क्या करना है, इसको आपने हेडिंग की शक्ल देनी है, ठीक है। कैसे दोगे वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको ना बता देता हूँ, ठीक है। ये बी मैंने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ना इसको, यहाँ पे ऊपर आपको बी शो हो रहा है, जैसे हम करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, सेम वैसा ही है, ठीक है। इस तरह इसको बोल्ड कर लेना। और नीचे अभी देखें उन्होंने बेनिफिट पूछे हैं, ठीक है, बी इसका गायब हो गया बेनिफिट का, मतलब मुझे लगता है कि बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है और उसके बाद आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ शो हो रही होगी, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। इस पॉइंट वाले जो चीज़ है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, और पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने 1 पॉइंट बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 बना लिए, जितने मर्जी बना लिए। अब यहाँ पे आपको जो आंसर है ना वो बड़ा इफेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ गलती नहीं करनी, एक बड़ी गलती जो कि आपका सत्यानाश कर सकती है, वो ये है कि आपने आंसर तो लिख लिया लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। यहाँ पे सेव आपने उसको लाजमी करना है, जब तक आप उसको सेव नहीं करते आपका काम तमाम नहीं होगा, वो सेव नहीं होगा तो आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप सेव करने के बाद उसको एडिट भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, उसमें जो चेंजिंग करना चाहो कर सकते हो। और उसमें एक मज़े की चीज़ जो आपने करनी है, ठीक है, अब इसको इफ़ेक्टिव तो मैं बनाना बता रहा हूँ, लेकिन इसको विदाउट स्टडिंग आप कैसे अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, मेन चीज़। तो आपने ये चीज़ ना अपने जब क्विज़ कर रहे होते हैं ना, तब आपने गौर से क्विज़ करने हैं सारे, ठीक है। और उसमें आपने जब क्वेश्चन पे आप आते हो, लाइक यहाँ पे आप आते हो, तो आपको पता है स्क्रॉल बार, तो आपने अपने एमसीक्यूज़ के अंदर चेक करना है कि क्या स्क्रॉल बार से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ तो नहीं आया। बाद बात एमसीक्यूज़ के अंदर वो डेफिनेशन दी हुई होती है और वही चीज़ उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा होता है। तो सिंपल आपने उस क्विज़ के ऊपर जाना है और उसको ऐसे ना Ctrl+C कर लेना, कोई इशू नहीं है, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, Ctrl+V कर देना, ठीक है। इससे आपका वो वाला यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपका वहाँ पे गुजारा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब अगर आपको नहीं आता, आपको वहाँ पे भी नहीं मिला, तो आपने करना क्या है कि इस तरह से हेडिंग बनानी है अच्छे से, खुद से जो मर्ज़ी लिख सकते हो लिख दो, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो। अब स्क्रॉल बार है, बेसिकली स्क्रॉल बार होता क्या है, ये वाला होता है, मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है, ये होता है स्क्रॉल बार। तो इसके फ़ायदे आपने लिख देने के
जनाब हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम जहाँ पर जाना चाहें उस जगह पे जा सकते हैं, ठीक है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए कितने लाइंस का, उसका आंसर जो है ना वो कितने लाइंस का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछा है। बाद क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं कि सिर्फ वो बोलते हैं कि जनाब ये फ़लाँ चीज़ है, इसकी ना 5 टाइप्स लिख दो। तो आपने करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पहले पॉइंट बनाए ना, ऐसे पॉइंट बना के उसकी टाइप्स लिख देनी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ टाइप के नाम लिख देने, अगर उन्होंने बोला है तो आपने सिर्फ वो लिख देने, इशू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा आता है, हर टाइप का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो वो भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो। मोर इफ़ेक्टिव होता है, मोर अच्छा होता है आप लोगों के लिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए जनाब आपने, यानी कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इसके कितनी लाइंस होनी चाहिए, या उन्होंने जो आंसर दिया वो सिर्फ उन्होंने बोल दिया कि इस पर डिटेल नोट्स लिख दो, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी आलमोस्ट आपने 3-4 लाइंस लाजमी बनानी है। और अगर पॉसिबल हो तो आपने लाजमी छोटी छोटी हेडिंग्स जो है ना वो लाजमी बनाते जाना है। छोटी छोटी हेडिंग्स आप बीच में ऐड करोगे ना तो वो टेक्स्ट जो होगा आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। और इसी तरह अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसकी जो 5 लाइंस तक 4 लाइंस तक लिख सकते हो। अगर आप खुद से लिख रहे हो तब भी लिख दो, कुछ लिख दो। आपने एक चीज़ करनी है कि आपने जो चॉइस में आपने छोड़नी है, आपको पता है कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 6 हैं, 6 में से हम जो है वो 2 क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 हमने लिखने हैं, तो जो 4 आपको जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना उनके बारे में आपने लिखना लाजमी है, खाली नहीं छोड़ना। ये जो स्पेस है ना ये खाली नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। इसी तरह 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से 3 आपने लाजमी करने हैं, एक की आपको चॉइस है तो आपने लाजमी लिख देना है। जो मर्जी लिख दो सही, बस, ठीक है, समझ आई। उसके बाद बात करते हैं हम जो मोस्टली एक और चीज़, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमने बस पेपर किया और उठ के आ गए, फिनिश नहीं किया। यहाँ पे आपको एक रेड शो हो रहा होगा फिनिश एग्ज़ाम का ऑप्शन, ठीक है। जैसा कि हमने इनकी पॉलिसी में पहले ही पढ़ा है कि अगर 15 मिनट हमारा सिस्टम आइडल पड़ा रहेगा, यानी कि कोई उसको हलाया जुलाएगा नहीं, खाली पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बट आप फिर भी यहाँ पे फिनिश पे जाओ, आई आर रेडी, केयरफुली यहाँ पे टिक करो, ये जो आपको टिक शो हो रहा है, जैसे ही टिक पर क्लिक करोगे फिनिश पर, अगेन वो पूछेगा कि आर यू श्योर टू फिनिश योर पेपर। जी हाँ, डन कर दिया है मैंने, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और इसको डन करें, आपको थैंक यू बोलेगा। सेम टू सेम आपके पेपर में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। अभी मेन चीज़ बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि जनाब पासिंग मार्क्स। मुझे बेसिकली इस चीज़ से एलर्जी होती है, सीधी सी बात बताऊँ। पहले भी लोगों ने मेरा जो रवैया था इस चीज़ को लेके वो देखा है वीडियोज़ के अंदर। मैं सिर्फ एक बात बोलता था कि अगर आप लोग पासिंग मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हो, आपको पता है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पता चल गया कि आपने 10 मार्क्स लेने हैं, तो आप 10 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, फिर आप अगर ये बोलो कि व्यू ने हमें फ़ेल कर दिया या हमारी तो CGPA ही कम आई है, तो फिर किसको बंदा बुरा कहे, आपको या व्यू को? क्योंकि आपने तैयारी ही 10 मार्क्स के लिए की थी। अभी मुझे एक माइंड में बात याद आई है, हमारा टीचर था मैट्रिक में, उसके पास तीनों हमारे सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट थे, एक ही पीरियड में वो तीनों पढ़ा लेता था, उसकी मर्ज़ी थी, हेडमास्टर था वो, ठीक है। सरकारी में आपको पता है फिर क्या होता है। तो उसका जो पर्पज़ था वो क्या में बोलता था पता है, वो कहता था आपको 25 मार्क्स ले दूंगा, आपको 25 मार्क्स ले दूंगा जैसे तैसे भी। क्यों? क्योंकि 25 वाला पास होता है। तो आप लोगों की भी वही सिचुएशन है, हम भी उसके पीछे नहीं लगे और आपने भी इस तरह की फालतू बातों के पीछे नहीं लगना कि जनाब आपको इतने मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर अच्छे मार्क्स लेने चाहते हो, फुल CGP लेना चाहते हो, नहीं भी लेना चाहते, फिर भी एफ़र्ट तो करो, कम अज़ कम बाहर तो निकलो अपने जो कंफर्ट जोन है उससे, ठीक है। अब आपने मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आपका दिल बैठ जाए, थोड़ा सा हौसला हो आपको, ठीक है। तो बेसिकली सब्जेक्ट की जो परसेंटेज आपको पता है 100 है, ठीक है। उसमें जो आपने अभी तक फाइनल से पहले किया है असाइनमेंट क्विज़, उनको हम असेसमेंट बोलते हैं, वो आपका 20 to 25% है, ठीक है। यहाँ पे गलती हुई है, 20 to 25% होता है, ठीक है। और बाकी जो आपका मिड टर्म था वो कितना था, वो भी परसेंटेज में 25 to 30% था। कुछ सब्जेक्ट का इतना होता है 25 और कुछ का 30%, ठीक है। अगर हम इस टोटल को मिलाएं जो आपका फाइनल टर्म से पहले का है,
तो ये आपका ऑलमोस्ट 40% बनता है या 45% बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि जो आपका फाइनल टर्म है उसके लिए आपने क्वालिफाई की है ना, फाइनल टर्म के लिए आपने क्वालिफाई किया है ना। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें शो ही नहीं हुए, शीट के अंदर, डेट शीट के अंदर शो ही नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि 20% रूल लगा हुआ था और वो 20% अर्न नहीं कर सके मिड टर्म और असेसमेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको उन सब्जेक्ट्स में फाइनल टर्म देने ही नहीं दिया और रेडी उनको फेल कर दिया। ठीक है जी, जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी आप लोगों के साथ जिनके अभी तक सब्जेक्ट यानी कि शो ही नहीं हुए थे उसके अंदर, डेट शीट के अंदर। अब जो आपके सब्जेक्ट शो हो गए हैं उनके लिए आपको जो परसेंटेज दी गई है वो कितनी है? 60 to 65% है, ठीक है, 60 to 65% है। बेसिकली आपको 60 में से 20% रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू व्यू के स्टूडेंट्स से अकॉर्डिंग, ठीक है, व्यू के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको, यानी कि 60% जो फाइनल टर्म का होता है ना उसमें से आपको 20% रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जब रिक्वायर्ड होते हैं, आपके पीछे भी आपको 20% रिक्वायर्ड थे, 20 ये आपको रिक्वायर्ड है, तो टोटल आपको जो है ना बेसिकली मिला के, ठीक है, मिड टर्म, असेसमेंट और फाइनल टर्म की हर चीज़ को मिला के ना आपके ऑलमोस्ट 50% मार्क्स जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं और आपको पास करते हैं, ठीक है। मेन फाइनल में जो है ना आपको वो 60 यानी कि 60 में से 20 रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये 20 और जो पहले आपने 20 to 30 आपने मार्क्स गेन किए वो सारे मिला के 50% आपके होने चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि CGPA कैसे बनती है, ठीक है, CGPA काउंट कैसे होती है। अच्छा, अगर आप लोग अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप CGPA काउंट के पीछे पड़े हुए हो लेकिन आप उधर से तो मार्क्स हासिल करना चाहते हो कि जनाब इतने मार्क्स आए मैं पास हो जाऊंगा बस। उधर से आप पूछते हो कि CGPA कैसे काउंट होती है, तो सिंपल आंसर ये है कि CGPA जो आपकी मैटर करती है ना वो आपके फाइनल टर्म पे मैटर करती है, बड़ा ज़्यादा मैटर करती है। जितना अच्छा आपका फाइनल टर्म हो जाएगा उतनी अच्छी आपकी CGPA आएगी। आपका मिड टर्म बेकार हुआ है कोई इशू नहीं, आपके असाइनमेंट क्विज़ेस हाफ मार्क्स आते रहे कोई इशू नहीं, दफ़ा हो, लेकिन फाइनल टर्म अगर आपका अच्छा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 60% है, 60 मार्क्स है, मेरे 55 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा जब रिज़ल्ट आया उस सब्जेक्ट में मेरे 90 to 95% बना हुआ होगा सारा कुछ, और उसका मिड टर्म का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जनाब इसका मिड टर्म का रिजल्ट इतना माड़ा था लेकिन फाइनल टर्म का जो है ना वो इतना अच्छा आया है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप फाइनल टर्म पे फोकस नहीं कर रहे। फाइनल टर्म पे फोकस करोगे, एक फाइनल टर्म अकेला ऐसा है जो आपकी CGPA को 4 चांद लगा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म। हाय अल्लाह, अभी इतना मैं आपको सब कुछ सिखाया है, सब कुछ बताया है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं मोस्टली खुद जो है ना वो हर सब्जेक्ट का आपको गाइड नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जनाब आप ना मुझे इस सब्जेक्ट का भी बताओ, इसके शॉर्ट लेक्चर्स बना दो, इसकी ये वीडियो बना दो। यार मैं खुद भी पेपर देने, मेरे से इतना टाइम नहीं होता मैनेज कि मैं हर एक चीज़ को लेके चलूँ। दूसरा मसला मुझे ये है कि मैं यानी कि वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो में बनाने में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे कंटेंट ही ऐसा देना पड़ता है कि स्टूडेंट जो है ना एक दफ़ा देखें तो वो चैनल छोड़ के ना जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो वो इशू नहीं है। जो करते हैं उनके लिए थैंक यू और जो नहीं करते उनके लिए चैनल है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी इसको सब्सक्राइब कर लें, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका एक दफ़ा अच्छे से सब्सक्राइब किया हुआ मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। होप सो आप लोगों को अक्ल में आई होगी बात, ठीक है, समझ में तो आनी नहीं, अक्ल में आई होगी, और नहीं आई तो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस में कवर कर देंगे। आपने जो भी आपको क्वेश्चन नीचे कमेंट करो, ठीक है, और जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो भी लेक्चर्स आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो देखें। होप सो आपके पेपर भी अच्छे होंगे। दुआएं हैं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, अच्छे मार्क्स दे, अच्छी CGPA आए। जस्ट हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है और पढ़ना है तो इंशाल्लाह आएगा। होप सो आप लोगों के अकल में आई होगी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।